31 मई 1945 को वाशिंगटन डीसी में जापान का भविष्य लिखा जा रहा था। दुनिया की नज़रों से दूर एक छोटे से कमरे में 10-12 लोगों के बीच ये तय किया जा रहा था कि जापान में कौन जिएगा और कौन मरेगा। सिर्फ एक हमले से हज़ारों की तादाद में मरने वाले लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था। एक बम और एक फैसला जिसने सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि इंसानियत को एक नई दहशत दी। ये कहानी है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की, दुनिया का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक साइंटिफिक प्रयोग जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। 1938 में जर्मनी के साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिज स्ट्रासमैन ने एक ऐसी चीज ढूंढी जो पूरे वर्ल्ड का गेम बदल सकती थी, न्यूक्लियर फिजन। उन्होंने यूरेनियम 238 एलिमेंट के न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियाई में बदल दिया। जब ये खबर यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटिश साइंटिस्ट तक पहुंची तो सब दंग रह गए, क्योंकि इस टाइम तक किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियस को इंडिविजिबल माना जाता था। हंगेरियन फिजिसिस्ट लियो ज़िलार्ड ने यह समझा कि अगर यूरेनियम के एटम का फिजन चैन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक विनाशकारी बॉम्ब बनाया जा सकता है। उन्हें यह डर लगने लगा कि अगर जर्मनी ने ये कर लिया तो हिटलर दुनिया को तबाह कर देगा। उन्होंने अपने साथ यूजीन वाइनर को लिया और दोनों पहुंचते हैं दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के पास प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखने के लिए। 2 अगस्त 1939 को आइंस्टीन का लेटर पहुंचता है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास। उस लेटर में लिखा था, जर्मनी न्यूक्लियर बम बना रहा है, अमेरिका को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 7 दिसंबर 1941 जब पियर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया तो अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में घुस गया। अब रिसर्च ऑप्शनल नहीं थी, ये सर्वाइवल का सवाल बन गया था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक सीक्रेट साइंटिफिक बॉडी क्रिएट की, ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका लीड दिया गया वेनेवर बुश को। फिर बनाया जाता है एक नया डिवीजन, मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट, और इसी नाम से दुनिया को ये प्रोजेक्ट याद रहा। यूएस आर्मी ने एक कड़क नो नॉनसेंस आर्मी इंजीनियर को सेलेक्ट किया, ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रूव्स, इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए। और उन्होंने जिस साइंटिस्ट का नाम सजेस्ट किया वो थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बार्कले के एक क्वांटम फिजिसिस्ट जो थोड़ा इसेंट्रिक थे लेकिन ब्रिलियंट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक लैब में नहीं हो सकता था, इसीलिए पूरे अमेरिका में बनाया गया एक सीक्रेट साइंटिफिक नेटवर्क। कई नए शहर बसाए गए और इन शहरों की सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि हर वर्कर को नीड टू नो बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन दी जाती थी। कोई भी वर्कर अपने घर वालों को अपने काम के बारे में नहीं बता सकता था। वर्कर्स के लेटर पढ़े जाते थे, फोन टैप किए जाते थे और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी नजर रखी जाती थी। वर्कर्स को बिना परमिशन के प्रोजेक्ट साइट के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यूएस को यह डर था कि अगर जर्मनी या जापान को एटॉमिक बम का आइडिया मिल गया तो वो भी बना सकते थे। इस प्रोजेक्ट में 3 सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला, ओक रिज, टेनेसी। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का एक स्पेसिफिक टाइप यूरेनियम 235 की जरूरत होती है। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है, बाकी सब यूरेनियम 238 होता है जो बॉम्ब बनाने के काम का नहीं होता। ओक रिज में यूरेनियम को इनरिच करके यूरेनियम 235 अलग किया जाता था। इस प्रोजेक्ट साइट के डायरेक्टर थे अर्नेस्ट लॉरेंस, जो आगे चल के साइक्लोट्रॉन का इन्वेंट करते हैं। यूरेनियम 235 को अलग करने के लिए गैसियस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता था। 70 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला ये सिटी, जहां लोग जानते ही नहीं थे कि वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा शहर था हैनफोर्ड साइट, वाशिंगटन। एक और फिजाइल मटेरियल था जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता था, प्लूटोनियम 239। इसको बनाने के लिए यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करानी पड़ती थी, जिससे यूरेनियम 239 बनता और फिर ये नेप्टूनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता।
कुछ दिन तक ये प्रोसेस रिपीट करने पर यूरेनियम 239 प्लूटोनियम 239 में बदल जाता और ये सब एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता था जिसे बी रिएक्टर कहा जाता था। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिटी था वो था लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको। ये सिटी खास ओपेनहाइमर के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी जहां देश भर के साइंटिस्ट एक साथ काम कर सके। ये जगह इस पूरे प्रोजेक्ट का ब्रेन कैंप था। यहाँ के चीफ साइंटिस्ट थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो और उनकी टीम यहीं पर बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स बनाते, कैलकुलेशंस करते और फाइनल असेंबली भी यहीं होती थी। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब काम कैसे करता है। जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे एटम्स के न्यूक्लियस को एक छोटे न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो वो टूट जाता है। इस प्रोसेस में 3 चीजें होती हैं। पहला, भयंकर एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और तीसरा, ये नए न्यूट्रॉन्स फिर से यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करते हैं और एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एक के बाद एक न्यूक्लियस टूटने लगते हैं। इस रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम 235 से लगभग 20,000 किलोग्राम TNT के बराबर एनर्जी निकलती है। एटॉमिक बॉम्ब के 2 मेन डिजाइन होते हैं। पहला, गन टाइप डिजाइन। इसमें यूरेनियम के 2 फिसाइल पीसेस को एक दूसरे पर शूट किया जाता है। और दूसरा, इम्प्लोजन टाइप डिजाइन। इसमें प्लूटोनियम कोर के चारों तरफ से एक्सप्लोजन करके रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉस एलमोस में डिजाइन हुआ था एक प्लूटोनियम बॉम्ब इम्प्लोजन मेथड पे। इस बॉम्ब को टेस्ट करना जरूरी था, इसीलिए एक टेस्ट बॉम्ब बनाया जाता है। इस टेस्ट बॉम्ब का कोड नेम था गैजेट। टेस्ट के लिए साइट चुनी गई न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान और इस टेस्ट को नाम दिया गया ट्रिनिटी। एक स्टील टावर की हेल्प से साइंटिस्ट इस बॉम्ब को हवा में लटका देते हैं और 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे इस बॉम्ब को डिटोनेट किया जाता है। ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि वो स्टील का टावर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। इसकी शॉक वेव करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस करी गई और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गया। इस बॉम्ब की ताकत को देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की ये लाइन उनके मुंह से निकलती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. ट्रिनिटी टेस्ट के 3 हफ्ते बाद एक और फैसला लिया गया रियल वॉर में इस बॉम्ब का इस्तेमाल करने का और टारगेट बनाया गया जापान को, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर यूएस एयरफोर्स का B-29 बॉम्बर उड़ता है जापान के लिए। उसके अंदर था पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय, यूरेनियम 235 बेस्ड। इसे हिरोशिमा के ऊपर गिराया जाता है और 45 सेकंड के अंदर हिरोशिमा नाम का शहर आग का गोला बन जाता है। 1.5 किलोमीटर की रेडियस में सब कुछ जलकर राख हो गया था। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए सिर्फ चलने से और लाखों लोग रेडिएशन इलनेस का शिकार बने। जापान ने हिरोशिमा के बाद भी सरेंडर नहीं किया
तो 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बम गिराया जाता है और इस बार टारगेट बनाया जाता है नागासाकी को। ये बॉम्ब प्लूटोनियम बेस्ड था जो इम्प्लोजन मेथड पे डिजाइन था, ट्रिनिटी टेस्ट जैसा। इस बार एक्सप्लोजन हिरोशिमा से ज्यादा पावरफुल था, मगर शहर का टेरेन माउंटेनियस था, इसकी वजह से डैमेज थोड़ा कम हुआ। फिर भी 40,000 लोगों की तुरंत मौत हो गई और रेडिएशन से आने वाले दिनों में और हजारों मौतें हुई। 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लगभग 2 बिलियन का खर्च हुआ था, 1,30,000 लोग और दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट का दिमाग लगा था। लेकिन जब बॉम्ब बना तो सभी साइंटिस्ट खुश नहीं थे। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखकर ओपेनहाइमर बेहद दुखी थे। वो चाहते थे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए। इसके लिए वो खुद एक लेटर लिखते हैं और खुद इसे लेकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमन से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। ये सुनकर ट्रूमन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने ओपेनहाइमर को गालियां देना शुरू कर दिया और उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया। एनरिको फर्मी, लियो जिलार्ड और कई साइंटिस्ट ने प्रोटेस्ट किया एटॉमिक बम को उस वक्त अवॉइड करने के लिए, लेकिन वॉर ने किसी को टाइम नहीं दिया गिल्ट महसूस करने का। 4 साल बाद सोवियत यूनियन ने भी एटॉमिक बम बना लिया। जब अमेरिका को इसकी खबर हुई तो वो शॉक रह गए। उन्हें लगा नहीं था कि यूएसएसआर इतनी जल्दी बम बना लेगा। अमेरिका ने तुरंत ये सोचना शुरू किया, क्या किसी ने हमारे सीक्रेट्स चुरा लिए हैं या मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कोई स्पाई था। एफबीआई ने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के रिकॉर्ड खोलने शुरू किए। हर साइंटिस्ट की पास्ट लाइफ, पॉलिटिकल व्यूज, दोस्तों, बीवी, रिश्तेदार, सब चेक किया गया। इस इंक्वायरी में ओपेनहाइमर का भी नाम आया। उन पर स्पाई होने का डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उनके पास्ट लाइफ को देखते हुए उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ओपेनहाइमर को किसी भी गवर्नमेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम करने से रोक दिया गया। ओपेनहाइमर का करियर खत्म हो गया और वो डीपली डिप्रेस्ड हो गए। लेकिन इन सब के पीछे क्लॉस फुक्स था, एक जर्मन बॉर्न फिजिसिस्ट जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। उसने ही सोवियत यूनियन को क्रिटिकल एटॉमिक सीक्रेट्स दिए थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने सिर्फ एक बॉम्ब नहीं बनाया, उसने दुनिया को एक चॉइस दी, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन। आज भी दुनिया के पास 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और हर एटॉमिक क्लॉक उस 1 सेकंड का इंतजार कर रही है जब कोई सिर्फ एक बटन दबाए और पूरी सभ्यता खत्म हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।